देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जी, पहला जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का प्रेशर क्या होता है और नंबर 2 रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो ब्लड का प्रेशर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक चीज है जिससे ब्लड ने चलते रहना है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। लेकिन अगर ये नॉर्मल लिमिट से हाई रहे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, अगर ब्लड आर्टरीज में सबसे तेज है तो क्या कैपिलरीज और वेन्स में उतना ही तेज रहेगा या फिर इसमें कमी आती रहेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस टॉपिक में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। ब्लड प्रेशर क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन ब्लड प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन है जी, ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? blood pressure is the measure of the force। बेटा मैंने एक अगर मैं किसी का हाथ पकड़कर दबाऊं, अगर मैं किसी का हाथ पकड़कर दबाऊं तो अगर वो प्रेशर काउंट करना हो कि कितने प्रेशर से मैंने दबाया है, तो वो क्या करेंगे, वो हमें फिजिक्स का असूल लगाना पड़ेगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी लगी है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रेशर निकल आएगा जनाब। तो यही है जी, प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड लगाता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जिस जिस ताकत से ब्लड पुश करता है वॉल्स ऑफ वेसल्स को, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को, जिस प्रेशर से ब्लड धक्का लगाता है इन वेसल्स की वॉल्स पे, उस प्रेशर को ब्लड का प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड का प्रेशर, ब्लड का वो प्रेशर है जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज पर, that is of blood vessels पर। ठीक है, तो this was the definition. What is blood pressure? It is the measure of the force with which blood pushes up against the walls of blood vessels. Point number 2, blood pressure बड़ा जरूरी है जी। It is the force that keeps blood flowing from the heart to all the capillary networks in the body। तो ब्लड का प्रेशर होगा तो वो चलेगा, ब्लड का प्रेशर होगा तो वो सर्कुलेशन करेगा कैपिलरीज जैसे बारीक नेटवर्क के अंदर भी। लेकिन बेटा एक नॉर्मल प्रेशर होता है ना, अगर ये प्रेशर एबनॉर्मल है, कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो फिर इट कैन बिकम ट्रबलसम। दिस प्रेशर इज जनरेटेड, ब्लड का प्रेशर जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से। बेटा वेंट्रिकल जब सिकुड़ते हैं ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को पुश करते हैं, ब्लड को पुश करते हैं इन दी एओर्टा। एओर्टा या फिर पल्मोनरी ट्रंक में पुश किया जाएगा, ब्लड को पुश किया जाता है। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का नाम है वेंट्रिकल सिस्टली। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रिकल सिस्टली। ब्लड का प्रेशर बनाया जाता है, कौन बना कर देता है ब्लड का प्रेशर? ब्लड का प्रेशर बनता है जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से, जिसको वेंट्रिकल सिस्टली कहते हैं, वेंट्रिकल सिस्टली। ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन द एओर्टा। बेटा एओर्टा में हाईएस्ट है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पुश करता है ब्लड को एओर्टा में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा ही कार्डियक मसल्स रखे हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा थिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का चेंबर है,
जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बड़ी स्ट्रेंथेंड कॉन्ट्रैक्शन मारेगा, तो पूरे का पूरा ब्लड पुश किया जाएगा एओर्टा में. तो ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन एओर्टा. देन फिर ग्रेजुअली इट रिड्यूसेस इन दी आर्टरीज. तो हम पढ़ रहे हैं जनाब रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड. तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड तो एओर्टा में सबसे ज्यादा तेज स्पीड थी, और उसके बाद रिड्यूस हुई आर्टरीज में. आर्टरीज में क्या हो गई मेरे बच्चे? रिड्यूस हो गई. आर्टरीज में क्या हो गई मेरा बच्चों? रिड्यूस हो गई. डन. अच्छा, अब एओर्टा और आर्टरीज को क्या अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि वो ब्लड का प्रेशर सह ले? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल. क्योंकि आर्टरीज के अंदर होती है इलास्टिसिटी. आर्टरीज के अंदर क्या होती है बेटा? इलास्टिसिटी. इलास्टिक टिश्यूज होते हैं. और इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब प्रेशर पड़ता है तो आर्टरी फूलती है. आर्टरी फूल जाती है ब्लड के प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर से ब्लड अंदर दाखिल हुआ है तो आर्टरी यूं फूल जाती है. और जैसे ही ब्लड आगे, वो प्रेशर वाला ब्लड आगे चला जाता है, तो आर्टरी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है. तो जी हाँ, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक. आर्टरीज की वॉल्स इलास्टिक हैं. एंड द फ्लो ऑफ ब्लड स्ट्रेचेस देम. ब्लड का जो फ्लो है वो आर्टरीज को स्ट्रेच कर देता है, उसको फुला देता है. एंड इट इज फेल्ट एज पल्स. और इनका प्रेशर की वजह से फूलना और फिर वापस आना, फिर फूलना, फिर वापस आना, वो उसी को पल्स बोलते हैं. उसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पल्स. अब मेरा बेटा सिस्टली होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो जी हाँ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तेजी से ब्लड आएगा, आर्टरी फूलेगी. आर्टरी फूलेगी. तो सिस्टली के दौरान जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा होता है. लेकिन जब वेंट्रिकल्स डायस्टली का शिकार हुए होते हैं, डायस्टली से मुराद के वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं और वो भर रहे हैं ब्लड से, वो पुश नहीं कर रहे, अभी वो खुद अपने आप को ब्लड से भर रहे हैं. तो ड्यूरिंग डायस्टली, which is the relaxation phase of the cardiac cycle, the heart is not exerting pressure on the blood. तो ब्लड पर कोई प्रेशर नहीं होता. उस वक्त ब्लड बड़े आराम से बह रहा होता है. तो बेटा सिस्टलिक प्रेशर के दौरान आर्टरी फूल जाती है और डायस्टलिक प्रेशर के दौरान आर्टरी वापस अपने ओरिजिनल साइज की हो जाती है इन दी आर्टरीज. इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरीज के अंदर अगर आवाज आई है डुग डुग डुग, तो जब हमें आर्टरी अपनी, अगर मैं अपनी रिस्ट पर, अपनी कलाई पर आर्टरी पर हाथ रखूं, फिंगर रखूं, तो मुझे महसूस होता है कि अंदर एक आर्टरी फूल रही है, फिर वापस आ रही, फूल रही, फिर वापस आ रही. बेटा उसका फूलना सिस्टलिक प्रेशर को जाहिर करेगा. मतलब कि इस वक्त हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर से भेजा हुआ है, और जब वो आर्टरी वापस कोलैप्स होगी, अपनी अपनी जगह पर वापस जाएगी, तो आप उसको बोल दोगे कि वो डायस्टलिक प्रेशर में है. कौन से प्रेशर में? डायस्टलिक. इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरी खून से खाली नहीं होती बेटा. कभी भी अंदर खून आ रहा है, मगर एक दफा जरा ज्यादा प्रेशर से गुजरता है तो उसके पीछे कम प्रेशर वाला ब्लड आ रहा होता है. तो दो किस्म के प्रेशर हो गए. एक हो गया सिस्टलिक प्रेशर, तो दूसरा क्या हो गया? डायस्टलिक प्रेशर. सिस्टलिक जिसमें हार्ट के वेंट्रिकल्स जो हैं वो सिकुड़े हुए थे और उन्होंने पुश किया हुआ था ब्लड को. उन्होंने ब्लड को क्या किया हुआ था मेरे बच्चों? पुश किया हुआ था. और डायस्टलिक वो है जिसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हालत में होंगे. किस हालत में होंगे बेटा? रिलैक्स हालत में. The heart is not exerting pressure on the blood in the arteries and the pressure in them falls. और प्रेशर इस तरह फॉल हो जाता है. अब मैंने अपने बच्चों को समझाने में मैं कामयाब शायद हुआ हूं या नहीं हुआ, या आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, लेक्चर के एंड पर, कि जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड प्रेशर से बाहर निकलता है और आर्टरी फूलती है. जब वो हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त वाला जो ब्लड है वो बड़े आराम से गुजर रहा होता है विदाउट प्रेशर, तो आर्टरी अपने ओरिजिनल हालत में रहती है. तो एक दफा फूलना, एक दफा वापस आना एक पल्स कहलाएगा. द प्रेशर रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग सिस्टलिक प्रेशर. देखा, तो जो सिस्टलिक प्रेशर है, ड्यूरिंग सिस्टली प्रेशर अपने हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचता है जी ब्लड का,
तो वो ब्लड का हाईएस्ट प्रेशर नॉर्मल इंडिविजुअल्स में है जी 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. कितना मेरा बच्चा? 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. डन. लेकिन और डायस्टली की दफा, डायस्टली के टाइम पर इट्स लो पॉइंट ड्यूरिंग द डायस्टली इज हाउ मच इन नॉर्मल. नॉर्मल में रेंज है जी 75 से 80 के दरमियान दरमियान मिलेगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी. क्या कितना जी ब्लड प्रेशर आया जी? 120/80 आया जी. तो 120/90 आया जी, या 120/75 आया जी, या बात समझ गए? तो जो बटा से ऊपर है ना 120, वो सिस्टोलिक प्रेशर है, वो हायर प्रेशर है, वो उस वक्त है जब आर्टरी फूली है. और जो नीचे वाली जो दूसरी वैल्यू है वो वाली वैल्यू है जब आर्टरी वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आई है, अपने ओरिजिनल हालत में आई है. बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कर लीजिएगा, ठीक है? लो जी, ब्लड प्रेशर एओर्टा में सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्लड का प्रेशर डिक्लाइन होता है आर्टरीज में, फिर और डिक्लाइन हो जाता है कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में जाकर कहीं दोबारा प्रेशर बनता है. The decline of the blood pressure, the decline of the blood pressure is successive parts of the systemic circuit. अब systemic circuit क्या है कि aorta से arteries, arteries से arterioles, arterioles से capillaries, capillaries से venules और venules से veins, ये सारा systemic circuit है. तो ये ब्लड का प्रेशर सुस्त क्यों हो गया जी? तो इसकी वजह ये है कि प्रेशर रिड्यूस इसलिए हुआ है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन. ब्लड असल में रगड़ खा रहा है बिटवीन द फ्लोइंग ब्लड एंड विद द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. दस ब्लड मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर रीजन ऑफ हायर प्रेशर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का प्रेशर लो होता जाएगा और विन्यूल्स में, कैपिलरीज में सबसे कम हो जाएगा. और फिर जब ब्लड विन्यूल्स और वेन्स में जाएगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वेन्स का ल्यूमेन जरा चौड़ा होता है, तो रगड़ उस पर जरा कम हो जाएगी, उस पर ये ब्लड पर. लो मेरे बच्चों, सेवरल अदर चेंजेस अकर अलोंग द रूट ऑफ ब्लड फ्लो. लो जी, अब कुछ और चीजें भी होती हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या है. कहता है जी द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. कहता है सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था एओर्टा या आर्टरी की. चलो हमारी लेफ्ट आर्म की आर्टरी से हम लोग चेक करते हैं ना, तो चलो हम लेफ्ट आर्म की आर्टरी में फिर भी फर्क था बेटा. सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, डायस्टोलिक 75 से 85 मिलीमीटर पर ऑफ मरकरी था. ये फर्क आहिस्ता आहिस्ता पुत्र खत्म हो जाएगा और पता लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश मतलब कम हो जाएगा फर्क, until it disappears in the capillaries, capillaries और veins में. तो हम चेक ही नहीं कर सकते ब्लड प्रेशर, क्योंकि उधर प्रेशर रहता ही नहीं, फर्क ही खत्म हो जाएगा. फिर सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों सेम ही हो जाएगा सिलसिला. तो आप अभी अभी अपने हाथों पर जो वेन्स हैं, आप हाथों के ऊपर वेन्स को टच करके देखें, अंदर किसी किस्म की कोई पल्स नहीं है, ब्लड एक सेम प्रेशर में जा रहा है. तो वो जो दो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सिर्फ हमें आर्टरीज में या एओर्टा में मिलेंगी. द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टेंड्स टू फॉल. ब्लड का फ्लो सुस्त हुआ है. क्यों? एज द ब्लड मूव थ्रू द ब्रांचिंग आर्टरीज, क्योंकि अब आर्टरीज ब्रांच पे ब्रांच खुलती जा रही है और फिर आर्टेरियोल्स में चली गई है, और फिर एओर्टा का डायमीटर, एओर्टा का ल्यूमेन चौड़ा था, आर्टरी का और बारीक हुआ, आर्टेरियोल्स का और ज्यादा बारीक, और कैपिलरीज तो हैं ही सारी बारीक तरीन. सो द रेट इज लोएस्ट इन द कैपिलरीज. एंड देन मैंने आपको कहा कि वेन्यूल्स और वेन्स में जाकर जरा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ल्यूमेन चौड़ा हो गया है, डायमीटर खुल गया, जरा माहौल जरा खुल गया है, तो फिर उसमें दोबारा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि उसमें वेन्स और वेन्यूल्स और वेन्स में. मेरा बच्चा, these changes in the rate of blood flow results from changes in the total cross sectional area of the vessel system. तो देखा, ल्यूमेन क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद अंदर जगह की बात हो रही है कि कितनी जगह है जी, कितना का ल्यूमेन है, कितना का डायमीटर है जिसमें से ब्लड ने फ्लो करना है. तो अगर
वो एओर्टा चौड़ा है, ल्यूमेन खुला है, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। फिर आर्टरीज में उसके मुताबिक कम हो जाएगा, फिर ब्रांच दर ब्रांचेस में जब जाएगा फिर कम होता जाएगा, और ये नैरो होती जाती है, ये वाली ट्यूब सारी नैरो होती जाती है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। अच्छा, अब वेन्स में जो फ्लो है, वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि हरकत में बरकत है मेरा बेटा। तो मेरे बच्चों, हरकत करते रहें। अगर बच्चियां हैं, आप लोग घरों पर काम काज करती रहें, वॉक किया करें, और हो सके तो जिम वगैरह जाएं। लड़के माशाल्लाह वो ऑलरेडी अपने मसल्स को इन यूज रखते हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। एक्टिविटी जिंदगी में करना बड़ा जरूरी बेटा। वेन्स के अंदर अगर कोई ब्लड को पुश करता है आगे की जानिब, तो वो इर्द गिर्द के मसल्स हैं। जब आप हिलजुल करते हो, मूवमेंट करते हो, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके वेन्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो वेन्स का ब्लड आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। उसके बाद बेटा वेन्स के अंदर अल्लाह पाक ने सेमिल्यूनर वेल्व्स भी दिए हुए कि एक दफा ब्लड जो आगे गुजर गया वो वापस बैकवर्ड फ्लो वेन्स में नहीं होता, क्योंकि वेन्स में अल्लाह पाक ने बैकवर्ड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को बंद किया हुआ है। किससे? सेमिल्यूनर वेल्व से, which prevent the backflow of the blood. Muscular activity including breathing movements helps normal flow of blood in the body. तो movements बड़ी जरूरी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने ब्लड प्रेशर भी पढ़ना है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी पढ़ना है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम कुछ बीमारियां डिस्कस करेंगे। वो बीमारियां जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी दिल और यानी खासकर वैस्कुलर सिस्टम की हैं अभी ये वाली बीमारियां। दिल के अमराज जरा अभी बाद में आएंगे। तो जनाब, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है बेटा? ब्लड का प्रेशर हाई रहना और काफी दिनों तक हाई रहना। एक तो होता है ना वक्ती तौर पर हाई हुआ जी, किसी बात पर गुस्सा आ गया या कोई टेंशन हो गई, बाद में चलो जी वो वापस वो नॉर्मल हो जाता है। वेल, what is hypertension beta? Very important short. It is the condition of high blood pressure. It is the condition of high blood pressure. Prolonged high blood pressure. अगर prolonged blood pressure high रहे तो उससे क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंदे से हाथ मिलाया, तो उसके हाथ इंतहाई सख्त और मोटी चमड़ी थी भी उसके हाथों के अंदर से। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या तुम्हारे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहता, अफजल साहब ये लोहार के हाथ हैं, मैं इससे हथौड़ा पकड़कर मैं गर्म लोहे को कूटता रहता हूं सारा दिन। तो पता लगा कि जब हमारी स्किन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डलेगा, किसी चीज का रोजाना प्रेशर डलेगा, तो स्किन भी वहां से पुत्र मोटी हो जाती है, अपने सेल्स में इजाफा कर लेती, सेल्स के नंबर्स में इजाफा कर लेती। तो मेरे बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप बार बार प्रेशर लगाते जाओगे आर्टरीज पर, वेन्स पर, कैपिलरीज पर, तो क्या होगा पुत्र? वो आर्टरीज, वो वेन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगी। वो आर्टरी ने अपने अंदर कुछ ज्यादा ही एपिथेलियल टिश्यूज जमा कर लेने। आर्टरी तो अपनी तैयारी करेगी, वो कहेगी भाई प्रेशर इतना ज्यादा, चलो फिर अपनी अपनी वॉल की थिकनिंग कर लो। तो आर्टरी की वॉल्स थिक हो जाएंगी, इलास्टिसिटी में कमी आ जाएगी, और आर्टरी सख्त हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी। और हार्डन आर्टरी को बोलोगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया जी, या एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो मेरा बच्चा, आर्टरी की वॉल्स हार्ड हो सकती हैं, बड़े जबरदस्त किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा देर तक रहे। तो प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग सारी तबाह हो जाती है, थिक हो जाती हैं, एंड ऑल्सो लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट के मसल्स बेचारे वीक हो जाते हैं बेटा, कि समझ आ रही है? सो विच हैव बिकम थिकन्ड, हार्ट के मसल्स भी थिक हो गए, वो वेसल्स की वॉल्स भी थिक हो गई, सारी वॉल्स थिक हो गई, लचक खत्म, इलास्टिसिटी खत्म, तकलीफ दे मरहले शुरू हो जाएंगे जनाब। सो ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्रेन, कंटिन्यूअस प्रेशर इम्पोज्ड ऑन दीज टिश्यूज की वजह से वो टिश्यूज ने अपने आप को थिक कर लिया है। इससे क्या होगा? विद डिक्लाइनिंग द एफिशिएंसी, और इस तरह एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट की। और तो और आर्टरीज का वो लचक, वो खुलना, वो वापस आना, वो रिकॉइल होना,
तो वो चौड़ा हो जाना मतलब कि डायलेट होना, फिर रिकॉइल होना, वो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। आर्टरी भी वेन की तरह ही हो जाएगी कि जाओ फिर एक ही प्रेशर रखना अंदर। ब्लड में देन बी रिटेन्ड इन द हार्ट, तो बेटा हार्ट और लंग्स में से सही सर्कुलेशन ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लंग्स में यानी एल्वियोलाई की ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड पास ही नहीं हो रहा होगा, हार्ट के अंदर से भी ब्लड सही तरह पंप नहीं हो रहा होगा, तो नतीजा एक बीमारी हो जाएगी, ऑफन लीडिंग टू दी फैटल, पुत्र जानलेवा कंडीशन है कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। एक मिनट जी, मैं जरा इसका डन। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये हाइपरटेंशन बहुत बुरी चीज है बेटा। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है फौरन से पहले डॉक्टर से दवाइयां लेकर प्रेशर को नॉर्मल रखें। लो पुत्र थ्रोम्बस, ये थ्रोम्बस क्या चीज है बेटा? ये थ्रोम्बस आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हो बेटा। कोई चिकनाई, जमी हुई चिकनाई के लोथड़े बन जाते हैं, या फिर मरे हुए डेड सेल्स फाइब्रिनोजेन उनके इर्द गिर्द लिपट कर उनके क्लॉट्स बन जाते हैं बेटा। खून के अंदर अगर छोटे छोटे क्लॉट्स, छोटे छोटे प्लेक्स, छोटे छोटे प्लाक्स कह ले, छोटे छोटे कोई वो चिकनाई के, कोलेस्ट्रॉल के या किसी और चीज के कोई ढेले, कोई लम्प्स बनना शुरू हो गए खून के अंदर, उसे थ्रोम्बस कहते हैं बेटा। तो देखते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन का आपस में क्या ताल्लुक है। कहता है थ्रोम्बस एक सॉलिड मैस है। थ्रोम्बस एक सॉलिड मैस है, जमा हुआ खून है, डेड सेल्स का मैस है, या कोई चिकनाई है, कोई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर कोई प्लग है जी ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स क्लॉट, सॉरी ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स का क्लॉट भी हो सकता है, ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स का क्लॉट भी हो सकता है इन द ब्लड वेसल। तो थ्रोम्बस क्या करेगा? दिस मैस में ब्लॉक, वो ब्लॉक कर देगा बेटा, या तो पूरी तरह ब्लॉक कर लेगा या फिर क्या कोई पार्ट ब्लॉक कर देगा। जिस तरह कोई मेन वेन या कोई मेन रोड ब्लॉक हुई हुई हो तो क्या होता है, इर्द गिर्द गलियों में रश बढ़ जाता है, इर्द गिर्द गलियों पर प्रेशर आ जाता है। अब मेन रोड तो चलो उसकी रोड, उसकी कारपेटिंग इसके मुताबिक वो गवर्नमेंट वाले बिछाते हैं कि जनाब इधर ट्रैफिक का हैवी फ्लो रहना है तो बड़ी अच्छी सड़क बनाए, लेकिन बेटा वो म्यार जो मेन रोड की कारपेटिंग का होगा वो आम गलियों में तो नहीं ना होता। तो जब गलियों में ट्रैफिक बढ़ेगी तो क्या होगी, वहां की सड़कें उखड़ना शुरू हो जाएंगी। तो बेटा दिस मैस में ब्लॉक होली और पार्शली या कोई पार्ट ऑफ द वेसल्स इन विच इट फॉर्म्स एंड। अच्छा, अब जब वो उधर अपने आप का प्लाक बन जाएगा तो क्या होगा, फिर इर्द गिर्द आर्टरीज पर या गुजरने वाले ब्लड का फिर प्रेशर तो बिल्डअप होना है। अच्छा, किसी वक्त ये प्लाक जो होता है ये चिपका हुआ हो, अगर वॉल के साथ चिपका हुआ है तो उसको थ्रोम्बस बोलेंगे। अब अगर वो थ्रोम्बस वॉल से, आर्टरी की वॉल या वेन की वॉल से उतर कर चल पड़ा है, अगर कोई जमी हुई चिकनाई, कोई क्लॉट, कोई कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड का कोई क्लॉट कोई वहां से उतर कर डिसलॉज होकर अगर वो चल पड़ा बेटा ब्लड फ्लो के साथ, तो अब उसको एम्बोलस बोलोगे। तो चलते हुए थ्रोम्बस को एम्बोलस बोलते हैं, और अगर थ्रोम्बस चिपका हुआ हो कहीं पर और अपनी जगह ना छोड़े तो वो थ्रोम्बस ही कहलाएगा। इट मे बी डिसलॉज्ड एंड कैरीड टू सम अदर लोकेशन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाय हाय, इन विच केस इट इज कॉल्ड व्हाट, एम्बोलस। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस, फिर ना कहना खबर ना हुई। तो मेरे बच्चों अगर बॉडी के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो गए हैं, वो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में पकड़े जाते हैं बड़े आराम से, तो आप थ्रोम्बोसिस का शिकार हो चुके हैं। तो थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, और अगर वो चल पड़े हैं, वो वहां से डिसलॉज होकर चल पड़ते हैं, तो फिर आपका थ्रोम्बस अब चेंज हो गया है एम्बोलस में, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। अब अगर थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म दोनों इकट्ठी होनी शुरू हो जाएं तो उसको कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो मेरे बच्चों थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जनाब अली
लास्ट पॉइंट इस ब्लड प्रेशर वाले का यानी कि हाइपरटेंशन का, थ्रोम्बस फॉर्मेशन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग। अब अगर आप चाहते हैं कि आप में थ्रोम्बस ना बने तो बच्चों इन चीजों से परहेज करें। इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, कहीं ब्लड वेसल्स में कहीं इरिटेशन थी या फिर कोई इन्फेक्शन थी। इरिटेशन पर बेटा क्या होगा कि ये क्लॉट, याद रखें ये क्लॉट्स हमारे फायदे के भी है पुत्र। अगर कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कैपिलरी, कोई चीज कोई डैमेज होती है ना, तो जिस तरह अगर हमारे छत पर दरार पड़ गई है और उसमें से पानी टपक रहा है तो क्या लगाओगे ऊपर लाकर? सीमेंट लगाओगे ना। तो इसी तरह बेटा डैमेज्ड आर्टरी या वेन या कैपिलरी को अगर बंद करना हो, कैपिलरी को तो छोड़ो, आर्टरी या वेन्स को अगर बंद करना हो कि वहां से डैमेज उनका कवर हो, तो उस डैमेज को खत्म करने के लिए वहां पर क्लॉटिंग की जाती है। लेकिन अगर क्लॉट साइज में बड़ा हो गया है या क्लॉट्स डैमेज के बगैर बन रहे हैं या क्लॉट हमारी चिकनाइयां खाने से बन रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। तो जनाब इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। उसके बाद नंबर 2, रिड्यूस द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड का फ्लो बड़ा रिड्यूस है जी। क्यों? एक्टिविटी कोई नहीं, सारा दिन लम्बे पे रहने हैं जी, ऐसी कुछ कर दे नहीं जी। जो कुछ नहीं करते जी कमाल करते हैं, तो उनमें कम से कम कमाल ये होगा कि बॉडी में उनके थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएंगे। बेटा आधे घंटे की वॉक बहुत ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी। सो ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिव रहने की वजह से बॉडी में थ्रोम्बस बनने शुरू हो जाते हैं। और तो और ये कुछ बीमारियां हैं, न्यूमोनिया, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस और एम्फिजिमा, इनमें भी क्या बनते हैं बेटा? क्लॉट्स बनते हैं बॉडी के अंदर। लो जी, अगली जो हम बीमारी पढ़ने लगे हैं वो है हार्ट अटैक, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो बच्चों मेयो का मतलब मसल्स, मेयो का मतलब मसल्स, कार्डियल से मुराद कार्डियक मसल्स, इन्फार्क्शन से मुराद टिश्यू डेथ। अगर हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाए उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और पता है ना, जब हार्ट के मसल की डेथ होगी तो कम से कम वेंट्रिकल डेड हो जाएगा, कम से कम एट्रिया डेड हो जाएंगे। और अगर एट्रिया डेड हो गए तो उनकी सिस्टली खत्म, और जब सिस्टली खत्म, उनका पुश करना खत्म, तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन खत्म। और जब ब्लड सर्कुलेशन खत्म तो बस फिर डेथ। तो व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इज दी टिश्यू डेथ। हार्ट टिश्यू डेथ इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो आम रूटीन में इसको हार्ट अटैक कहते हैं और इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज हार्ट के टिश्यू की डेथ। कैसे हुई जी ये डेथ? ये डेथ कैसे हुई है? तो मैं अफसोस करने चला गया, मैंने जाकर वेंट्रिकल से पूछा, वेंट्रिकल यार तेरी ये डेथ कैसे हुई थी? तो उस वेंट्रिकल ने मुझे मरी हुई हालत में मुझे बताया, अफजल भाई तो मैं की दसा, आखिर मैं भी तो बना हूं ना सेल से, मेरे अंदर भी तो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं। मैं तो कहने लगा अफजल भाई एक सेल को जिंदा रहने के लिए फूड और ऑक्सीजन तो चाहिए ना। मैं क्या बिल्कुल है। कहने लगा जब मैं लेफ्ट वेंट्रिकल जब अब कॉन्ट्रैक्ट करता था ना तो ब्लड सबसे पहले एओर्टा में जाता था, और एओर्टा से सबसे पहले एक छोटी सी आर्टरी निकलती थी जिसका नाम कोरोनरी आर्टरी था। अफजल भाई उस कोरोनरी आर्टरी से मुझे, मेरी वॉल्स को, मेरे सेल्स को सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फूड वाला ब्लड मुहैया किया जाता था। मैं कहा अच्छा, तो सब कुछ सही चल रहा था। तो कहने लगा तो फिर क्या मैं बताऊं कि एओर्टा में तो कुछ नहीं हुआ, उस कोरोनरी आर्टरी में कोई छोटा सा थ्रोम्बस बन गया। कोरोनरी आर्टरी में छोटा सा क्या बन गया? थ्रोम्बस बन गया। अफजल भाई उसने ऐसी ब्लॉकेज की कि मुझ लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स को, जो कि इंतहाई क्रूशल वॉल्स थी जिन्होंने पूरी बॉडी में ब्लड भिजवाना था, वो अफजल भाई वो कोरोनरी आर्टरी चोक हो गई, मुझे ब्लड ना मिला। जब मुझे फूड और ऑक्सीजन, जब आपका जो कोई फूड और ऑक्सीजन बंद करे आपको क्या होएगा? मैं क्या मेरी डेथ हो जाएगी? कहने लगा इसी तरह मैं हार्ट का मसल, हार्ट का टिश्यू, मेरी भी फिर डेथ होगी। तो बेटा वजह मैंने आपको बता दी, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल इन दी हार्ट बाय एन एम्बोलस। एम्बोलस जो कहीं से चल के आया हुआ हो या फिर वहीं पर मौजूद थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की वजह से अगर वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है
और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस कहते हैं बेटा सेल डेथ को, या फिर डैमेज पहुंचा है पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स को, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं जनाब, हार्ट अटैक, और टेक्निकली इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। टेक्निकल जुबान में क्या कहते हैं जी, बायो की टेक्निकल जुबान में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Heart attack is due to the disruptions of the control systems of the heart. लो जी, हार्ट के कंट्रोल सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम्स क्या है बेटा, टाइम पर सिस्टली करना, टाइम पर डायस्टली करना, कार्डियक साइकिल बेहतरीन रखना, बीट हार्ट बीट अपने वक्त पर करना। तो जब हार्ट बीट ही वक्त पर नहीं होएगी, सेल्स बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को जिसमें कभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कभी रिलैक्स करेगा, तो कभी देर बाद कॉन्ट्रैक्शन होएगी, तो कभी कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होना शुरू हो जाएंगी, उस घबराई हुई हालत को एरिथमियाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरिथमियाज। तो डिसरप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, सारा कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्ट सारा लॉस्ट हो जाएगा। और accompanying मतलब along with arrhythmia शुरू हो जाएगा। What is arrhythmia? An arrhythmia is the problem with the rate of rhythm. हार्ट बीट का जो रिदम था डुग डुग डुग, वो डुग 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 वो हो जाएगा डुग 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 डुग, या फिर डुग डुग मतलब देर से आनी शुरू हो जाएगी या तेज हो जाएगी। इट मींस दैट योर हार्ट बीट्स टू क्विकली या फिर टू स्लोली with irregular pattern. With what? Irregular pattern. तो बेटा खासकर इस तरह का अगर एरिथमिया मिले आपको वेंट्रिकल्स के हवाले से, तो उस एरिथमिया को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है कि कभी वेंट्रिकल का क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होना, तो कभी स्लोली, तो कभी इररेगुलर पैटर्न से, तो उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। We can avoid the above mentioned situations. हम इन situations को हम इग्नोर कर सकते हैं। हम अपने हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन को भी हम कर सकते हैं जनाब कंट्रोल। वो कैसे? अवॉइड टू मच फैटी फूड। टू मच फैटी फूड, अब जैसे आजकल रमजान है तो अभी माशाल्लाह समोसे पकौड़े और वो रोल्स बनना शुरू हो गए, वो सारे मेरे फेवरेट हैं भाई। तो वो फिर मुझसे अवॉइड नहीं होते, फिर नतीजा क्या होगा बेटा, मैं आहिस्ता आहिस्ता मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अवॉइड टू मच फैटी फूड, स्पेशली रिच इन कोलेस्ट्रॉल, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले फैट से इज्तनाब करें। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले फैट से इज्तनाब करें। इसके अलावा अपनी हाइट और अपनी एज के मुताबिक अपने बॉडी वेट को नॉर्मली मेंटेन करें। नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करें। नंबर 3, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रखें। वो कैसे? बाय रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज। बाय रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज। और सबसे बड़ी बात बेटा, प्लीज 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 डू नॉट स्मोक। प्लीज स्मोकिंग ना किया करें। स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन और दिल के आर्जे होते हैं। दो छोटे से और टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, बस थोड़े से 5 मिनट और है। लो जी, स्ट्रोक या सेरिब्रल इन्फार्क्शन क्या है? इन्फार्क्शन टिश्यू डेथ, और वर्ड सेरिब्रल इज रिलेटेड टू ब्रेन। ओ गॉड, अगर ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाए, ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाए, तो उसको सेरिब्रल इन्फार्क्शन कहते हैं। आम जुबान में इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो जरा रुकिए, मैं अभी गैस कर लेता हूं क्या हुआ। जिस तरह हार्ट को पहुंचाने वाली वेसल में बन गया था थ्रोम्बस, तो हार्ट को ब्लड नहीं था पहुंचा, इसी तरह ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी में बनने वाला है थ्रोम्बस या एम्बोलस कोई आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन के किसी पार्ट को, किसी एरिया को ब्लड नहीं पहुंचेगा, और वो पार्ट, वो एरिया डेड हो जाएगा, और वो एरिया जो भी फंक्शंस कंट्रोल कर रहा था, उन फंक्शंस, वो फंक्शंस बिल्कुल ही नकारा हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो जी हाँ, if the normal flow of blood is blocked by an embolus, या वहीं पर locally बना हुआ thrombus in the blood vessel in the brain, तो बेटा it causes necrosis, that is tissue death of the brain surrounding neural tissue में death हो जाएगी।
क्यों? अगेन वो भी यही कहेंगे पायना ने साड़ी ऑक्सीजन बंद करती थी. So this condition is called stroke या cerebral infarction. Very 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 important short है ये भी. Last point stroke का, the symptoms of the stroke vary depending. मैंने कहा ना कि symptoms इसके vary करेंगे. क्यों? कि दिमाग का जो हिस्सा डेड हुआ होगा उसी हिस्से से रिलेटेड जो एरिया होगा, वो एरिया जिन जिन चीजों को कंट्रोल करा था वो बॉडी के ऑर्गन्स पर असर पड़ेगा. ऑन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट हैज बीन डैमेज्ड. अगला आया जी हीमरेज. बेटा हीमरेज में क्या होता है? हीमरेज में कोई ब्लड वेसल फट जाती है. बेटा ब्लड वेसल कोई फट जाए, कोई आर्टरी कोई वेन फट जाए, कोई कैपिलरी फट जाए और इर्द गिर्द के टिश्यूज में ब्लड लीक हो जाए. तवज्जो है जी कि हमारा ब्लड है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, इसको आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ही फ्लो करना. बेटा अगर ये रप्चर कर जाए और ब्लड की लीकेज हो जाए तो लीकेज ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमरेज. इसीलिए नाक मुंह से कानों से खून छूट जाता है जब किसी की हीमरेज से डेथ होती है. हेमरेज नहीं है बेटा, इट इज हीमरेज. It is the discharge निकल आना बाहर of blood from the blood vessels. Blood vessel से बाहर आ जाना blood का. Specially important in the brain. अगर brain में hemorrhage हो जाए तो it results from bursting of any of the arteries supplying the brain. तो brain के अंदर अगर hemorrhage हो जाए तो जनाब सीधा फिर death ही होती. तो when the walls of the arteries becomes hard, मैंने कहा ना hypertension की वजह से आर्टरीज की वॉल्स क्या हो जाती हैं? हार्ड. तो वो लूज देयर इलास्टिसिटी, वो अपनी लचक खत्म कर देती हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो गए हैं वॉल्स में. एंड हायर ब्लड प्रेशर वुड रिजल्ट इन द ब्रेन हेमरेज. और ब्रेन के अंदर वेसल्स फिर पड़ जाती हैं क्योंकि लचक खत्म हो गई. बेटा जब लचक ही नहीं रही तो फिर ब्लड बर्स्ट कर देगा वेसल्स को. टू अवॉइड ब्रेन हेमरेज द ब्लड प्रेशर मस्ट बी कंट्रोल्ड. ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल रखें एंड बिटवीन नॉर्मल लिमिट्स रखें. ये जितनी बीमारियां मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं इन सबको हम बेटा कंट्रोल कर सकते हैं. कोई तकरीबन छह अगर हम जिंदगी में 6 चीजें अपना लें, वो क्या कर लें? टेकिंग इन ऑफ लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले यानी कि कोलेस्ट्रॉल इन आवर फूड. दूसरी चीज अगर हम अपना लें वो क्या कि मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखें. तीसरी चीज क्या करें कि हम अपने आप को ओवरवेट ना करें. उसके बाद अगली चौथी चीज करें कि प्लीज 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 स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग क्विट कर दें. और उसके बाद अगला आया डू रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करें. और हाँ प्लीज स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें. ये जो लोग आपको स्ट्रेस और टेंशन देते हैं ये खुद तो जिंदा रहते हैं बेटा, लेकिन आपको मार देंगे. डन. इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ. अगर मेरी बेटियों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकती हैं. जी मेरा बच्चा, किसी ने कुछ पूछना? No, sir. पक्की बात है सारा?